हेलो एवरीवन, आपका इस दूसरे वीडियो में हमारे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स, हिंदी में हम लोग इसे प्रकाशिकी बोलते हैं। पहली वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में सीखा था, जिसमें हमने जाना था लाइट और उस कुछ टर्म्स ऐसे जो इस पूरे चैप्टर में कहीं ना कहीं आपके काम में ज़रूर आएंगे। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश किस तरीके से बिहेव करता है। प्रकाश के बारे में ये बताया गया कि प्रकाश दो तरह का व्यवहार शो करता है, मतलब दो तरह का उसका नेचर है। पहला एक कह रहा है पार्टिकल नेचर और दूसरा कह रहा है वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मतलब ये बताया गया है कि लाइट बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी है। प्रकाश बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। इन्हें फोटोन कहते हैं। जी हाँ, फोटोन, PHOTON, फोटोन। फोटोन बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं, बिल्कुल सीधी रेखा पर चलते हैं। इनकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और वेव नेचर कहते हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में भी काम करता है, मतलब उसकी तरह भी व्यवहार करता है तरंगों के रूप में। और ये कौन सी तरंगे हैं? ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं, जरा देखते हैं कि किस तरीके से पार्टिकल और किस तरीके से ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ, तो हम लोग इनके बारे में कुछ लाइनें लिख देते हैं। पार्टिकल नेचर के बारे में और देखते हैं जरा। हाँ, प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। लाइट इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स known as photons. Photons move on a straight line with velocity c into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड। तो कहने का मतलब यह है, प्रकाश अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन कहते हैं। फोटोन सरल रेखा पर तीन गुणा 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हैं। तो ये हो गया फोटोन के पार्टिकल नेचर। ठीक है ना, ये भी आप अपनी भाषाओं में लिख लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, उसके बाद में हम लोग आ जाते हैं प्रकाश की तरंग प्रकृति के बारे में। तो तरंग प्रकृति के बारे में देखिएगा, प्रकाश जो है ना, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं वो निर्वात में भी चल सकती हैं, मतलब अंतरिक्ष में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट कैन प्रोपगेट इन वैक्यूम ऑल्सो। ठीक। हाँ, तो प्रकाश जो है ना वो निर्वात में भी चल सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि निर्वात में भी चल सकता है। ठीक, तो ये है, ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपके लिए है नोट करने के लिए। चलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये अक्सर आपसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ऐसे करके, सो दैट कि आप लोग इसको लिख सकें। अच्छा। हाँ, ऐसे करके। ठीक है, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इस फोटो को जरा ध्यान से देखिएगा ऐसे करके। यहाँ पर ये एक फोटो दिखाया गया है, इसमें फोटॉन्स दिखाए गए हैं। ये फोटॉन्स जो है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे इधर उधर भाग रहे हैं। एक्चुअली में ये कोई लाइट का सोर्स है, ये कोई लाइट का सोर्स है जिसमें से फोटोन निकल रहे हैं, और इस तरीके से वो फोटॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा पार्टिकल नेचर हो गया, ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, बगल में आप लोग देख रहे होंगे दूसरा डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम में आप लोगों को प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में दिखाई गई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिएगा, इस तरीके से जो वेरिएशन दिखाया गया है येलो कलर में, वो तुम्हें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में दिखा रहा है। ये एक्चुअली में चुंबकीय क्षेत्र का वेरिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन है। चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा, उसकी जो वैल्यू है वो साइन थीटा के ग्राफ की तरीके से वेरी करती है। ठीक है, और बिल्कुल वैसे ही, बट ये इस प्लेन में होता है ऐसे करके, एक्स वाई प्लेन में। बट जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी यहाँ पर दिखाई गई है, ये एक्स जेड प्लेन में इस तरीके से वेरी करती है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है उसमें उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो वेरिएशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है। इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है? इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो तुम्हारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना। हाँ, इन दोनों के बीच में जो वेरिएशन होता है वो तुम्हारा 90 डिग्री का होता है। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से तो यही चीज़ें होती हैं। अगर आप लोग इसको ध्यान रखते हैं और पेपर में कभी आ जाता है तो आपसे जो है सट से ये आंसर निकल आएगा कि इनके दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। चलिए, उसके बाद में हम लोग आते हैं। हमने बताया कि प्रकाश जो है वो दो तरीके से बिहेव करता है, और प्रकाश कौन कौन सी घटनाओं में भाग लेता है, इस पर प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग डालते हैं कि वो नेचुरल फिनोमेना जो जिनमें प्रकाश भाग लेता है। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग लिखते हैं लाइट अंडरगोज, प्रकाश निम्न घटनाओं में भाग लेता है।
कौन कौन सी, वो हम लोग देख लेते हैं। प्रकाश निम्न घटनाओं में भाग लेता है। ठीक। हाँ, प्रकाश निम्न घटनाओं में भाग लेता है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, अरे ऐसे करके चलिए देखिएगा, कौन कौन सी घटनाओं में प्रकाश भाग लेता है, हम लोग वो भी, वो घटनाओं के बारे में भी हम लोग नाम लिख देते हैं इस तरीके से, ऐसे करके। नंबर एक, हाँ, नंबर एक, एक है तुम्हारा रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन। और दूसरा है तुम्हारा रिफ्रैक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। अपवर्तन। और तीसरा है तुम्हारा डिस्पर्जन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। और चौथा है तुम्हारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक। चलिए, तो ये चीज हो गई आपकी, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं जरा, चलिए ये हो गया। इसके अलावा पांचवा जो है वो हो गया तुम्हारा, एक तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन, और ये हो गया, और एक हो गया तुम्हारा स्कैटरिंग। स्कैटरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, स्कैटरिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन। अब ये प्रकीर्णन क्या होता है, या ये घटनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। प्रकाश इन घटनाओं में भाग लेता है, या ये कहें कि प्रकाश इन घटनाओं को शो करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। हाँ, इनके बारे में हम लोग जानेंगे ऐसे करके, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा और ज़रा हमें ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज़ हम लोग देखेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, परावर्तन के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो याद रख लीजिएगा, इसके अलावा भी और भी कुछ घटनाएं होती हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती रही हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहली हमारी हेडिंग है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है ना। हाँ, परावर्तन। तो ये परावर्तन क्या होता है, हम लोग वो समझते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, एक्चुअली मान लेते हैं, हम लोग मान लेते हैं जैसे कि ये तुम्हारा कोई मिरर है, ठीक है। ये कोई एक इस तरीके से कोई यहाँ पर मतलब कोई चमकीला सरफेस है, कुछ इस तरीके का। चमकीला बोले तो जिस तरीके का, जैसे मान लेते हैं कोई शीशा टाइप का है, ठीक है। हाँ, ये यहाँ पर कोई मिरर है इस तरीके से, और हम आपसे ये कह दें कि सपोज दैट, हाँ, तो सपोज दैट यहाँ पर ऐसे करके ये कोई एक नॉर्मल है, ये कोई एक नॉर्मल है, ऐसे करके। नॉर्मल बोले तो अभिलंब है, ठीक है। ये कोई एक अभिलंब है ऐसे करके। और हमने ये कहा कि एक लाइट रे को जब ऐसे करके हम लोग डालते हैं, जब हम लोग एक लाइट रे को ऐसे करके यहाँ पर डालते हैं,
ये वाली लाइट रे जो है ना इस शीशे से टकराने के बाद में ऐसे करके वापस चली जाती है। ये इस तरीके से ऐसे करके यहाँ से टकराई और ये यहाँ से ऐसे करके वापस चली गई, ठीक है ना। तो एक्चुअली में देखा ये जाता है ऐसे करके कि यहाँ पर ये जो चमकीला वाला तुम्हारा, ये जो तुम्हारा जो चमकीला हुआ जो सरफेस रखा हुआ है यहाँ पर ऐसे करके, ये चमकीला सरफेस, इसको हम लोग जनरली अपने शक्ल देखने के लिए काम में लाते हैं, ठीक है ना। ऐसे करके मान सकते हैं, हमने इसको एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। वैसे आप कोई भी चमकीला सरफेस ले सकते हैं। तो ये वाली जो एक लाइट रे आई, ये टकरा करके ऐसे करके निकल गई। अब आप ये पूछेंगे कि ये जो डैश डैश वाली लाइन है इसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब, इसे बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्या होता है, देखिए कोई भी एक ऐसी रेखा, कोई भी एक ऐसी रेखा जो किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसे हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं। ये वाली जो प्रकाश की किरण है, ये हमने किसी टॉर्च से यहाँ से डाली है ऐसे करके, और ये लाइट रे यहाँ से टकराने के बाद में यहाँ पर पहुँच गई। तो एक्चुअली में होता क्या है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं आई आर, ठीक है ना। और यहाँ से जो वापस टकरा करके जाती है इसे नाम देते हैं आर आर, ठीक है। तो आई आर और आर आर, इस तरीके से ये तुम्हारी दो लाइट रेज होती हैं यूं करके, ठीक है ना। हाँ, ये तुम्हारी दो लाइट रेज ऐसे करके होती हैं, इनके नाम होते हैं ऐसे करके आई आर और आर आर। तो यहाँ पर आई आर का नाम क्या होता है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, और उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तुम्हारे दो एंगल हो जाते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर ये तुम्हारे दो नाम हो गए। ये वाली लाइट रे इस नॉर्मल से जितने डिग्री के एंगल पर यहाँ पर गिरती है इस तरीके से, उसे बोलते हैं एंगल आई। और यहाँ पर ये वाली लाइट रे जितने एंगल से यहाँ से इस नॉर्मल से जाती है ऐसे करके, इसे बोलते हैं एंगल आर, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे बोलते हैं हिंदी में परावर्तन कोण, और इसे बोलते हैं आपतन कोण, ठीक है ना। हम तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमको एक चीज़ ये पता चल जाती है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में वापस चली गई, किसी भी चिकने और चमकीले सरफेस से टकराने के बाद, ठीक है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसे ही हम लोग बोलते हैं परावर्तन, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर लेते हैं कि परावर्तन क्या है। अब हमने जैसे यहाँ पर इनके जो नाम है वो मैं सबसे पहले इनके नामकरण कर देता हूँ, ताकि जब मैं इनके बीच बीच में नाम लिखूंगा तो आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, INCIDENT, इंसिडेंट रे। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण, ठीक है ना। हाँ, इसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में आपतित किरण, ठीक। हाँ, आपतित किरण। तो ये आपका ये हो जाता है आपतित किरण। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिएगा जरा ध्यान से। हाँ, ये हो गया तुम्हारा आपतित किरण। और जब हम लोग लिखते हैं आरआर के बारे में, तो आरआर का मतलब हो जाता है तुम्हारा रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इसको हम लोग हिंदी में बोल देते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। हाँ, इसको हिंदी में हम लोग बोल देते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है ना। हाँ, इस तरीके से परावर्तित किरण। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो एंगल आई है उसका नाम तुम्हारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल आई, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हाँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब परावर्तन कोण।
तो ये रिफ्लेक्शन की घटना में या रिफ्लेक्शन की थ्योरी में इन सारे टर्म्स का बहुत बड़ा जो है नाम होता है, इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। कैसे योगदान और कैसे नाम होता है वो देख लेते हैं ज़रा हम लोग। जैसे इसका हमने नाम ये बताया, इसका नाम हमने ये बताया, ठीक है ना, इसका नाम हमने ये बताया। अब कैसे, ज़रा देखिएगा ध्यान से। जब रिफ्लेक्शन की ये घटना घटती है तो यहाँ पर एक चीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा, जो एंगल आई होता है वो एंगल आर के बिल्कुल बराबर होता है। मैग्नीट्यूड में ये दोनों एंगल एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। कहने का मतलब कि परिमाण, इनकी जो वैल्यू होती है वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती है। और ये वाली जो लाइट रे होती है ये टकरा करके अपने ही मीडियम में वापस चली जाती है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं इसकी घटना का पूरा जो थ्योरी है वो मैं लिख देता हूँ, सो दैट कि आप अपने नोट्स में इसको नोट कर सकें। तो देखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। मैंने आपको बोला कि जब कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण किसी चमकीले और चिकने तल पर गिरती है तो टकरा करके वो वापस अपने ही मीडियम में चली जाती है। हम लोग प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें एक बात और है कि लाइट रेज जब आती है तो मान लीजिए कि उस समय उसकी प्रकाश की चाल अगर v है, उस समय उसकी प्रकाश की चाल अगर v है, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर f है और उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा है, ठीक है, तो टकराने के बाद भी इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी स्पीड और इसकी वेवलेंथ सभी सेम रहते हैं। मतलब इनमें इनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। तो आप लोग इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि इनके जो है इन पैरामीटर्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। मतलब स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों तीनों सेम रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नोट करने लायक है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे की तरफ चलते हैं, इतना नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सबसे एक चीज़ और ये आती है, देखिएगा, अभी मैं लौट करके दोबारा इसी पेज पर आऊँगा आपके साथ में, ठीक है। यहाँ पर अब मैं, अब चाहें तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ कि प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण, यहाँ पर आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं इस तरीके से। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने एवं चमकीले तल पर गिरती है तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। तो वह पुनः अपने माध्यम में वापस लौट जाती है। लौट जाती है, ठीक है। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलिए, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा कि प्रकाश की चाल, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य और प्रकाश
की आवृत्ति परावर्तन के पश्चात नहीं बदलते। ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद में आता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो परावर्तन के नियम क्या है वो आप लोग देखिएगा। परावर्तन के नियमों पर एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, वो आप लोग देखिएगा। हाँ, तो हम लोग इसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। ठीक है, हाँ, परावर्तन के नियम। तो देखिएगा परावर्तन के क्या नियम है। पहली चीज तो एक नियम यही है कि दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। पहला नियम तो यही है, ठीक है ना, लॉ नंबर 1, कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्शन एंगल बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है एंगल आई दिस इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए, तो ये हो गया। अब दूसरा नियम ये है कि ये जो तीनों किरणें होती हैं, यहाँ पर तीन जो यहाँ पर चीजें हैं, एक आने वाली लाइट रे, जाने वाली लाइट रे और ये नॉर्मल, तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं। सेम प्लेन मतलब जैसे बोर्ड का प्लेन है। ठीक है, तो तीनों के तीनों तुम्हारे सेम प्लेन पर होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आई आर कॉमा आर आर एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं। ठीक है ना, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित। तो आप लोग देख सकते हैं ये इनके नियम हैं। कहने ये दो नियम हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। और साथ में एक चीज याद रखिएगा कि जो तीन चीजें ये होती हैं, मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और साथ में तुम्हारा नॉर्मल, ये तीनों के तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में होते हैं। ये तीनों के तीनों तुम्हारे सेम प्लेन में होते हैं, कहने का मतलब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगर हम लोग चाकू से कोई सब्जी काटेंगे तो हमको एक जो सरफेस दिखेगा, बिल्कुल उसी सरफेस पर ये तीनों की तीनों एक साथ चीज़ें लाई करती हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन चीज़ों को समझ लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जैसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक शीशा रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे करके अगर हम बोर्ड के चिपके चिपके कोई लाइट रे डालेंगे तो बोर्ड के चिपके चिपके ही लाइट रे जाएगी परावर्तित होकर के। ऐसा नहीं होगा बोर्ड के चिपके चिपके डालें और ये ऐसे जाके दीवार में घुस जाए, नहीं, चिपके चिपके आएगी, चिपके चिपके जाएगी, बोर्ड और नॉर्मल भी बोर्ड पर चिपके चिपके होगा। ठीक है ना। तो ये इस तरीके का एक चिपका चिपका तल हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर एक चीज और आ जाती है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि प्रकाश की किरणों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है। प्रकाश की किरणों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है, हम लोग कोण कैसे निकालें, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू लाइट रेज। तो प्रकाश की दो किरणों के बीच में अगर हम लोग एंगल निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिएगा जरा। तो यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से ऐसे करके तो प्रकाश की दो किरणों के बीच में एंगल, तो देखिएगा जरा कैसे। ये सब चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग लिख चुके होंगे। ठीक है, हाँ। चलिए, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा इस डायग्राम को ऐसे करके जरा ध्यान से देख लीजिए। हाँ, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इसको मैंने हटा दिया। चलिए, तो ओके, ऐसे करके ये तुम्हारे ये एंगल आई है और ये वाला तुम्हारा एंगल आर है। ठीक है ना। हाँ, चलिए, अब देखिएगा जब कभी भी हम लोगों को लाइट रेज के बीच का अगर हमें एंगल पता करना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली जो लाइट रे होती है ना, बहुत सारे लोग आंसर दे देते हैं I+R, जो कि गलत है। देखिए, हम लोगों को इसी डायरेक्शन में
हम लोगों को जिस डायरेक्शन में ये लाइट रे जा रही थी इसी डायरेक्शन में इसको आगे की तरफ और बढ़ा देना है। ऐसे करके हम लोगों को इसको इसी डायरेक्शन में आगे और बढ़ा देना है, और ये जो नॉर्मल था तुम्हारा, नॉर्मल को भी ऐसे करके हमको आगे और बढ़ा देना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब आप जरा ध्यान से देखिए, ये वाला अगर एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर ये आर है तो ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 90 डिग्री माइनस आर, ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला एंगल तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा अगर ये आई है तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस आई, ये तुम्हारा इतना हो जाएगा इस तरीके से, है ना। अच्छा, तो अब हमें इंसिडेंट रे और सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ाई जाती है। एक्चुअली में रे का मतलब होता है जो सिर्फ एक दिशा में जाए, तो ये लाइट रे ऐसे करके जानी चाहिए थी मगर ये यहीं से ऐसे करके परावर्तित हो गई, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है और रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन ये है, तो इसी वजह से इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो तुम्हारा ऐसे करके ये वाला एंगल आएगा ऐसे करके, सो दिस विल बी द एंगल, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर जोड़ दें, इसका अगर हम लोग वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो ये तुम्हारा 90 माइनस आई, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 90 माइनस आई प्लस 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे डेल्टा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस माइनस 2i, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो जाता है एंगल बिटवीन द टू लाइट रेज, आई मीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब आप ये सोचेंगे कि ये कैसे आपस में बराबर हुआ, ये इसलिए बराबर हो गया क्योंकि 180 माइनस आई माइनस आर, तो माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे और आई और आर दोनों बराबर हैं, तो तुम्हारा इसीलिए यहाँ पर ये एंगल आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। हम लोग यही यहाँ पर नोट कर देते हैं, ठीक है। एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसीलिए हम लोग इसको ऐसे करके लिख देते हैं। चलिए, तो CHSL में CPO में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। CPO में और CHSL में या फिर जो है CDS में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये हो गया ऐसे करके। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ, ये आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं, हमारा ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और ये तुम्हारा देखिएगा, अब रिफ्लेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं रिफ्लेक्शन के बाद में रिफ्रैक्शन पर देखिए, रिफ्लेक्शन के तुम्हारे कई सारे एग्जांपल्स हैं, रिफ्लेक्शन के हमारी डेली लाइफ में कई सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने देखा, शक्ल जो हम लोगों को अपने दिखाई देती है किसी शीशे पर, शक्ल जो हम लोगों को किसी शीशे पर दिखाई देती है वो भी तुम्हारी रिफ्लेक्शन का एक बहुत अच्छा सा उदाहरण है, ठीक है। रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा सा उदाहरण है। तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर हो गया, और भी कई जगहों पर रिफ्लेक्शन हमें दिखाई देता है, जैसे कि हम अगर पानी में इस तरीके से देखते हैं तो शक्ल दिखाई दे जाती है, पानी में भी रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्रैक्शन, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है ना। हाँ, अब ये अपवर्तन क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पुराने पराये बर्तन, अब अपने बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। देखिएगा, मान लेते हैं इस तरीके से, ये कोई एक मीडियम बाउंड्री है, एक मीडियम बाउंड्री। अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये मीडियम बाउंड्री क्या होती है। देखिए, मीडियम बाउंड्री का मतलब हो गया कि जिसके नीचे कुछ और मीडियम है, जिसके ऊपर कुछ और मीडियम है, मतलब अलग अलग मीडियम्स हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने ऐसे करके एक वो खींच दी मीडियम बाउंड्री, मतलब नॉर्मल वाली, ठीक है। ये एक मैंने नॉर्मल लाइन ऐसे करके खींच दी इस तरीके से, ठीक है। और तुम्हारा एक नॉर्मल लाइन हमने यहाँ पर ऐसे करके खींच दी, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारा नॉर्मल और ये भी तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। चलिए,
तो अब हम लोग यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं कि जब हम लोग एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा, मेंशन कर देते हैं हम लोग कि ऊपर कौन सा मीडियम है। मान लेते हैं कि ऊपर तुम्हारा रेयरर मीडियम है और नीचे तुम्हारा डेंसर मीडियम है, ठीक है। ऊपर तुम्हारा यहाँ पर रेयरर मीडियम है और नीचे तुम्हारा डेंसर मीडियम है। इस तरीके से रेयरर मतलब जैसे हवा हो गई और डेंसर मतलब जैसे खासकर पानी हो गया, ठीक है ना। हाँ, जैसे तुम्हारा पानी हो गया। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हम तुम्हारा यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लिखें, हाँ समझिएगा, तो जैसे यहाँ पर अगर हम ऐसे करके एक लाइट रे को भेजते हैं, ठीक है, ऐसे करके अगर हम एक लाइट रे को ऐसे करके भेजते हैं यूं करके, ठीक, ये वाली लाइट रे ये जाकर के जब मीडियम की बाउंड्री पर जाकर के गिरती है, तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, जब ये लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में भेजी जाती है तो ये देखा जाता है कि ये अभिलंब से दूर की ओर चली जाती है ऐसे करके। तो ये लाइट रे ऐसे करके थोड़ा सा दूर की ओर अपने मतलब अभिलंब से थोड़ी सी दूसरी दिशा में ये इस तरीके से चलती है, दूसरी दिशा को फॉलो करने लगती है। कुल मिलाकर के ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है कुछ इस तरीके से। तो लाइट रे को हमने ऐसे करके भेजा और ये ऐसे करके अपने रास्ते से लाइट रे विचलित हो गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर एक और ऐसे करके ध्यान से देखिएगा कि जब हम लोग लाइट रे को रेयरर मीडियम से भेजते हैं, जब हम लोग लाइट रे को रेयरर मीडियम से ऐसे करके भेजते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं रेयरर मीडियम से तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है, तो ये नॉर्मल की ओर मुड़ जाती है ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये भी अपने लाइट रे अपने मतलब जो है मार्ग से विचलित हो जाती है इस तरीके से। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि कोई भी लाइट रे हो, कोई भी लाइट रे हो, जब वो कभी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हमेशा अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस केस में वो नॉर्म जो है दूर की तरफ जा रही है और उस केस में वो पास की तरफ आ रही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अवे फ्रॉम नॉर्मल है, ठीक है ना। हाँ, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, हाँ अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस तरीके से तो ये टूवर्ड्स नॉर्मल है, मतलब ये नॉर्मल की ओर जा रही है, ठीक है ना। हाँ, तो ये नॉर्मल की ओर जा रही है, टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ये अभिलंब की ओर जा रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं अपवर्तन। एक्चुअली में जब कभी भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये देखा गया है कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और प्रकाश की इसी घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। इसमें एक घटना और घटती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, ठीक है, रेयरर से डेंसर में या डेंसर से रेयरर में, तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। प्रकाश की चाल तो बदलती ही बदलती है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, मतलब उसकी वेवलेंथ भी बदल जाती है, मगर प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती, ठीक है। आवृत्ति जो होती है वो किसी भी तरंग के लिए बिल्कुल उसके अंदर जीन के जैसे होती है। जीन जैसे इंसान के अंदर, इंसान के जो जीन्स होते हैं वो अपने बच्चों में इनहेरिट होते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने के लिए जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बिल्कुल वैसे ही किसी भी वेव की प्रॉपर्टी जो है ना वो फ्रीक्वेंसी के जरिए आगे की तरफ बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग यही चीज़ देख रहे हैं कि प्रकाश की किरणें जो है ना वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रही हैं, यहाँ पर दूर की तरफ जा रही हैं, वहाँ पर पास की तरफ आ रही हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे होता क्या है, हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये इस तरीके से ये तालाब की ज़मीन है, ठीक है ना। ये तालाब की ज़मीन है मगर ये तालाब की बाउंड्री है, मतलब तालाब का, ये तालाब के सरफेस पर पानी भरा हुआ है इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है, वो पानी भरा हुआ है। अच्छा, उसके ऊपर हवा है, उसके ऊपर हवा है और नीचे पानी है इस तरीके से। तो हम लोग एक चीज़ तो जान ही रहे हैं कि हवा जो होगी वो तुम्हारी रेयरर मीडियम में काउंट होगी और जो पानी होगा वो तुम्हारा डेंसर मीडियम में काउंट हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। हाँ, तो ये तुम्हारा डेंसर मीडियम में ऐसे करके काउंट हो जाएगा यूं करके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा और ये तुम्हारी हवा हो गई ऐसे करके। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। हमने क्या किया, हमने एक सिक्का यहाँ पर रख दिया, ठीक है ना। हाँ, हमने यहाँ पर एक ऐसे करके सिक्का रख दिया यूं करके, ठीक है ना। हाँ,
ठीक, ये सिक्का रखा हुआ है। एक्चुअली में जब कभी भी कोई ऑब्जर्वर देखता है, कोई व्यक्ति देखता है किसी भी वस्तु को, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इंसानों के आंखों पर आकर के गिरती हैं, तो हमें वो वस्तु दिखाई देती है ना। तो जो इंसान देखेगा या जो जानवर देखेगा किसी वस्तु को, तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इंसान की आंखों पर गिरती हैं, तभी वो देख पाता है। ऐसा नहीं है कि इंसान की आंखों से किरणें जाकर के गिरती हों, नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसके जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की जो किरणें हैं, ऐसे करके वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें ऐसे करके जाती हैं, कुछ इस तरीके से ऐसे करके, ठीक है ना। और इस तरीके से जाती हैं, फिर वो ऐसे करके मुड़ जाती हैं, फिर वो ऐसे करके यहाँ पर मुड़ जाती हैं, यूं करके, ठीक है ना। अच्छा, अब होता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके हाँ ऐसे करके। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ये ऐसा लगता है जैसे यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हों। प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हों, ठीक है ना। तो ये जो तुम्हारा यहाँ पर ऐसे करके, जरा ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर जो रखा हुआ है ये तुम्हारा सिक्का है, ठीक है ना। और ये इसकी इमेज है, ये इसकी इमेज है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग बोलते हैं IMAGE, इमेज, ठीक है ना। हाँ, ये इसका प्रतिबिंब है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सिक्का जो है ना वो अपनी गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। तो हमारी आंखों पर जब जाकर के लाइट रेज इस तरीके से गिरती हैं, यहाँ पर जाकर के लाइट रेज हमारी आंखों पर ऐसे करके गिरती हैं। हम लोग जानते हैं कि जब लाइट रे हमारी आंखों पर गिरती है तो उसी दिशा में पीछे की तरफ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। तो उसी दिशा में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बैक साइड में जाकर के। आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। हाँ, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो ऐसे करके अगर हम लोग देखें, तो ऐसे करके अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतनी ऊंचाई होती है इस वस्तु के प्रतिबिंब की, ठीक है ना। हाँ, इतनी ऊंचाई होती है इस वस्तु के प्रतिबिंब की, ऐसे करके। सो आई होप सो कि आप सभी लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना। तो ऐसे करके ये, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि सिक्का अपनी असल गहराई से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। जो तालाब जो गहराई होती है, जो ज़मीन होती है, वो भी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। दूसरी चीज़, इसीलिए तालाब जो होते हैं वो अपनी असल गहराई से कम गहराई के प्रतीत होते हैं। इसीलिए गिलास में भरा हुआ जो पानी होता है वो भी कम गहरा प्रतीत होता है, ठीक है ना। और इवन जो नदियाँ वगैरह होती हैं जिनमें साफ पानी एकदम जा रहा है, कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो कम गहराई जरूर दिखती है, मगर कभी आप उसमें घुसने की यूं ही कोशिश मत करना, क्योंकि वो होते ज़्यादा गहरे हैं, दिखते कम है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कई बार आप ऐसा करके देख सकते हैं कि किसी पेन को अगर आप पानी में गिलास में डुबोते हैं तो वो आपको तिरछा महसूस होता है, वो भी जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। चलिए मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ। देखिएगा, ये मेरे हाथ में एक गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। आप इसमें देखेंगे जरा ध्यान से, ये मैं पेन यहाँ पर डालूंगा, ठीक है ना। पेन मैं इसमें डालूंगा, आपको ये पेन तिरछा दिखाई देगा, देखिएगा आपको पेन तिरछा दिखाई दे रहा होगा। आई एम 100% श्योर कि पेन आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से। अब आप देखिए, ये जो पेन है ना, ये आपको तिरछा दिखाई दे रहा होगा, टूटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये सिर्फ इसीलिए रिफ्रैक्शन के कारण ऐसा होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो साइड से अगर आप देखोगे ना, साइड से, तो आपको गिलास इतना भरा हुआ नज़र आता है, मगर जब ऊपर से देखते हैं तो गिलास कम भरा हुआ महसूस होता है, ऊपर उठा हुआ महसूस होता है पानी। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये इसमें घटनाएं घटती हैं और ऐसी ही चीज़ें आपके एग्जाम्स में अक्सर आती हैं। हाँ, मछलियाँ भी कई बार कम गहराई में प्रतीत होने लगती हैं, मगर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन आगे की तरफ नोट कर लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब पेपर्स में पूछी जाती है, ठीक है ना। हाँ, तो देखिएगा, हिंदी में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पर। तो ये परिभाषा है, जब कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का
अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश की इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए दूसरी चीज क्या है, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये तो तुम्हारा ये हो गया, प्रकाश की घटना का अपवर्तन कहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं ऐसे करके। देखिए ये मैंने लिख दिया है, जब कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण, ध्यान रखिएगा, जब कभी भी कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब रेयरर से डेंसर में, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर, टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर। ठीक है, और प्रकाश की चाल जो है ना वो कम हो जाती है और साथ में उसकी तरंगदैर्ध्य भी घट जाती है। ठीक है ना, हाँ, तो उसकी तरंगदैर्ध्य भी घट जाती है, याद रखिएगा, तरंगदैर्ध्य भी घट जाती है। दूसरी चीज आगे की दिशा में देखिएगा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो वह अभिलंब से दूर की ओर चली जाती है। अभिलंब से दूर की ओर चली जाती है, देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसे करके। ठीक है ना, उस केस में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है और साथ में उसकी तरंगदैर्ध्य भी बढ़ जाती है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स होते हैं ये तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि अपवर्तन के केस में कभी भी फ्रीक्वेंसी पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, प्रकाश की आवृत्ति पर कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, प्रकाश की आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। क्लियर हो गई चीज। चलिए तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग सीधा कर देते हैं। अच्छा, और उसके बाद में हमारी जो अगली हेडिंग है वो है हमारे कुछ एग्जाम्पल्स जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे ये वाला तुम्हारा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, नदियाँ और तालाब कम गहराई के दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, रिवर्स एंड पोन्ड्स appear less deeper than actual, less deeper than actual। ठीक है ना, तो नदियां और तालाब अपनी असल गहराई से कम गहराई के प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो ये भी घटना है अपवर्तन के कारण। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, समझिएगा, देखिएगा जरा। हाँ, और दूसरी घटना तुम्हारी ये है, दूसरी घटना ये है, समझिएगा, वो है ये कि अगर हम लोग किसी भी सिक्के को रख दें पानी के अंदर किसी तली पर बर्तन की, तो सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, कॉइन प्लेस्ड एट कॉइन प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ पॉट filled with water appears risen above। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जरा आगे की दिशा में। हम्म तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है, तीसरा एग्जाम्पल कुछ इसी तरीके का होगा, और वो ये है, जैसे हम लोग किसी भी प्रिंटेड पेपर पर, छपे हुए कागज पर अगर कोई कांच का टुकड़ा रख दें, तो कांच के टुकड़े के नीचे जो अक्षर हैं, जो कागज है उस पर लिखे हुए अक्षर हैं, वो ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं वो चीज़, वो वाली लाइन भी मैं लिख देता हूँ, क्योंकि वो भी तुम्हारा अपवर्तन ही होता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन अ ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर अ प्रिंटेड पेपर, ओके, तो लेटर्स appear risen above।
ठीक, हाँ। लेटर्स अपीयर राइजन अबव, जब हम लोग किसी कांच के, ट्रांसपेरेंट कांच का टुकड़ा होना चाहिए, उसको रखते हैं, जैसे पेपर वेट होता है, आप लोग देखते होंगे ऑफिसेस में, पेपर वेट कांच का ट्रांसपेरेंट टुकड़ा होता है, उसको हम लोग लेटर्स के ऊपर रखते हैं, वो अक्षर ऊपर उठने लगते हैं, मतलब ऊपर उठे हुए दिखाई देने लगते हैं। सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आई होप सो कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई डाउट नहीं रह रहा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं आगे की दिशा में, मतलब ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसको हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं इसी तरीके से। कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया है। आप अपनी कॉपी में इन एग्जाम्पल्स को नोट कर लीजिएगा, और ये रीजन होता है इनके पीछे का, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग अब यहीं तक रखेंगे। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो हम लोग जानेंगे डिस्पर्जन के बारे में, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में, और साथ में हम लोग जानेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।